आइए दोस्तों, अब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट कर लिया, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लीवरेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीवरेज चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल, आपके पूरे सिलेबस के सिंपल चैप्टर में से एक आपका लीवरेज चैप्टर। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली मेनली 3 लीवरेज पढ़ने होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। लीवरेज का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे। लेकिन सारा चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले तो हमें जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है वो चीज़ हमारे पे देखनी है, जो है इनकम स्टेटमेंट। लीवरेज चैप्टर को अगर आपको कंप्लीटली समझना है, कंप्लीट करने हैं इसके क्वेश्चन, तो आपको इनकम स्टेटमेंट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं आता है तो आपके पास में ये चैप्टर तो क्या, बाकी सारे चैप्टर्स भी नहीं हो पाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो प्लस सिंपल भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं, उसके बाद लीवरेज चैप्टर पे जाएंगे। अभी हम लीवरेज चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे। अब सबसे पहले तो हम जो पढ़ के आ रहे हैं वो चीज़ को हम सबसे पहले कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद लीवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक पॉइंट में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेट अब तक इनकम स्टेटमेंट को हम मल्टीपल टाइम जो है रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए आप हम जो है रिवाइज करवाएंगे। आप साथ में इसे मेरे से पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? सेल्स से। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होता है सेल्स से। सेल्स, इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट अगर आप माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी अमाउंट आएगा उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जैसे ही माइनस हो जाएगा आपके पास में जो अमाउंट निकल के है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ये कॉस्ट की लैंग्वेज में प्रॉफिट कहा जाता है, लेकिन हम एफएम की लैंग्वेज में इस प्रॉफिट को हम कहते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे कहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। मैं आपको अर्लियर चैप्टर्स में नोट्स में आपको लिखवा चुका हूँ कि ईबीआईटी को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इंटरेस्ट जो आपने कंपनी ने डेप्ट ले रखा होगा उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट जैसे ही माइनस करेंगे जो भी आंसर आए उसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। ठीक है, इसमें से फिर हम टैक्स को माइनस करते हैं। अगर क्वेश्चन में टैक्स गिवन है तो टैक्स को माइनस करेंगे, वरना इग्नोर करेंगे। तो टैक्स माइनस करेंगे, आपके सामने जो भी आंसर आया उसे हम कहेंगे कि ये आपके पास में ईएटी आ चुका है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास में आ जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर आप कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम उसको बांटते हैं, वो चीज़ हम माइनस कर देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं सर? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुका है। ये आपका इनकम स्टेटमेंट निकल के आता है। इतनी चीज़ें होती हैं इनकम स्टेटमेंट में जो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक भी प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। एक और जो यहाँ पे चीज़ हम जो पढ़े थे ऑलरेडी कि ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, और कहाँ गया ईएटी? यह रहा। ईएटी को हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। ठीक है,
ये चीज़ मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ आपको नोट्स के अंदर, आपको मिल जाएंगे प्रीवियस चैप्टर के नोट्स मैंने लिखवाए थे उसमें। ये मैं सिंपली रिवाइज करवा रहा हूँ, ये मैंने इसलिए हेडिंग क्या दिया, बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट जो ऑलरेडी हम यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स में मुझे ये चीज़ को ऐड करना है, बताना कुछ भी नहीं है, राइट। ये ऑटोमेटिकली आप समझ रहे होंगे क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, आपके प्रीवियस नोट्स में आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। ताकि हम जब इस चैप्टर को रिवाइज करें तो हमें जो है पेजेस को टर्न ना करना पड़े। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो तो हमें पढ़नी है वो चीज़ इसी चैप्टर के अंदर वापस से हमें देखने को मिल जाए। हालांकि इनकम स्टेटमेंट हम 3-4 बार लिख चुके हैं अपने नोट्स में, लेकिन फिर भी लिखना है, ठीक है। ये आपका इनकम स्टेटमेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्लस एक दो चीज़ और याद करवानी है आपको, जो आप अर्लियर स्टेज पे पढ़ के आते हैं, फाउंडेशन लेवल पे, 12th लेवल पे, ठीक है। क्या चीज़, एक होता है आप एक फार्मूला, दो फार्मूले आपको याद करवाने हैं। एक फार्मूला आप जो पढ़ के आते हैं वो फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो कि याद करना है बेसिकली, आप वैसे पढ़ के आते हैं ये चीज़। और इसके बाद दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। ये दोनों साथ में ही पढ़ाए जाते हैं बिकॉज ये दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही रिलेटेड लिंक आपके पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला है EBIT, ठीक है। EBIT डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, EBIT डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। EBIT डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। और ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। और यहीं पे एक पॉइंट लिख लेंगे आप, फॉर्मूला नहीं है, एक पॉइंट लिख लेंगे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है और दूसरा नाम क्या बताएं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर ये दो चीज़ को हम ऐड कर दें, ये दो चीज़ को हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है सेल, हमें क्या मिल जाता है, सेल्स, ठीक है। ये दो चीज़ को ऐड करने से हमें मिल जाता है सेल्स, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स, ये आपकी बेसिक चीज़ है। अब इसको समझ लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को याद ना हो या फिर पता ना हो तो हम इसको बता देते। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, या फिर एग्जाम्पल नहीं, मैं डायरेक्ट पॉइंट ही लिखवा देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लिए, मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटर रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट ख़त्म होता है वहीं से मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मतलब मैं अगर समझा दूँ, अगर आपके आईसी मॉड्यूल में अगर इसके बारे में कोई चीज़ गिवन है तो देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, कोई डायग्राम वगैरह नहीं है आपके मॉड्यूल में, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे समझना है, हम समझाते हैं, देख लेते हैं। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनालिसिस, या फिर हम लिख लेते हैं एनालिसिस ही लिख लीजिए, चलिए एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए, ये कहीं पे यूज़ डायरेक्टली नहीं होगी, ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। एनालिसिस जो ये पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ ये केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, ठीक है। जो याद रखना है वो ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, फॉर्मूला याद है तो आपका काम बन जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपको समझ में आता है
तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ऑप्शनल पॉइंट है, अगर आपको समझ में आता तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल पॉइंट है, ऑप्शनल पॉइंट समझ आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं आने जैसा कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट जो है कंपनी का, ठीक है, प्रॉफिट जो है कंपनी का वो, या फिर अर्निंग में लिखता हूँ वर्ड प्रॉपर, जो कंपनी की अर्निंग है, अर्निंग ऑफ कंपनी, अर्निंग ऑफ कंपनी, ठीक है, अर्निंग ऑफ कंपनी इक्वल है किसके, कॉस्ट के, ठीक है। कंपनी का जो भी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है उसके इक्वल अर्निंग है, इसका मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल दूं, एक कंपनी काम कर रही है, अपने बिजनेस को चला रही है, राइट, बिजनेस को चला रही है, उसने मान लीजिए सेल किया है, कंपनी ने सेल किया है, ठीक है, रुपीज़ 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ का यहाँ पे कंपनी ने सेल किया है, वो 10 लाख रुपीज़ कमाए हैं। अब कंपनी ये बोल रही है कि ये 10 लाख रुपीज़ जो कंपनी ने कमाए हैं, ये कमाने से ना ही इसको कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है, नो प्रॉफिट, और ना ही कोई लॉस हुआ है, नो लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस, ठीक है। ये कंपनी का कहना है। इसका मतलब कंपनी ये कहना चाहती है कि हमारा टोटल ये प्रोडक्शन करने के लिए टोटल 10 लाख का खर्चा हुआ है, जो हमने सेल अभी तक 10 लाख का किया है, उससे हमने 10 लाख कमा लिया है। एक प्रॉपर एग्जांपल ले, एक प्रॉपर एग्जांपल ले, तो प्रॉपर एग्जांपल हम इस तरीके से लेंगे कि देखिए, एक कंपनी है, मान लीजिए एग्जांपल अगर हम ले, ठीक है, एग्जांपल कि एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, और कंपनी ने प्रोड्यूस करा है, कंपनी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, ठीक है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। किस चीज़ के यूनिट है, कोई भी यूनिट्स होंगे, ठीक है, इनका कोई बिजनेस है, और 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं। एक यूनिट का जो कॉस्ट है, ठीक है, इस चीज़ की बात करें तो कंपनी को एक यूनिट का जो कॉस्ट पड़ता है, वो कॉस्ट है टोटल, या फिर मैं डायरेक्ट कह दूँ टोटल जो आपका बेसिस पे है, टोटल कॉस्ट जो कंपनी का है लगा है ये 10,000 यूनिट बनाने के लिए, मान लीजिए 5 लाख है, ठीक है, टोटल 5 लाख का खर्चा किया है कंपनी ने, और ये 10,000 यूनिट बनाए, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने सेल की है, सेल किए, कंपनी ने सेल किए हैं यूनिट्स आपके कितने, मान लीजिए 8,000 यूनिट्स को सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया 8,000 यूनिट्स को, ठीक है, एट द रेट मान लीजिए कितने रुपीज़ के हिसाब से, मान लीजिए रुपीज़ 62.5 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। अब आप बताइए कि सेल करने से हमें टोटल अमाउंट कितना मिला होगा, तो सेल का जो अमाउंट है टोटल, ठीक है, वो आपका कितना हुआ होगा, तो वो आपका हुआ होगा 8,000 यूनिट इंटू 62.5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 8,000 इंटू 62.5, तो ये 5 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है। अब मैं पूछूँ कि आपका प्रॉफिट कितना है, इस सेल से, ये सेल करने से आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ये बताइए। तो सीधी सी बात है, अगर आप कहेंगे कि सर टोटल जो हमने खर्चा किया था, टोटल कॉस्ट जो है हमारी, टोटल कॉस्ट वो कितनी है, टोटल कॉस्ट जो है 5 लाख है, और जो ये 8,000 यूनिट हमें अभी तक हमने 8,000 यूनिट को सेल किया है, वो सेल से हमने कितना अमाउंट रिकवर किया है, उस सेल से हमने 5 लाख का अमाउंट रिकवर किया है, ठीक है, 5 लाख का अमाउंट सेल से हमने रिकवर किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट कितना हुआ है अभी तक, अभी तक हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है नील, ठीक है, अभी तक हमारा प्रॉफिट नील है। तो ये जो प्रॉफिट नील की सिचुएशन है, मतलब कि यहाँ पे हमारा कॉस्ट तो पूरे का पूरा रिकवर हो चुका है, तो यहाँ पे लॉस तो हमें को हुआ नहीं है। इतना सेल करने से हम यहाँ पे सेफ्टी जोन में आ चुके हैं कि हमारे पास में कोई लॉस नहीं हुआ है, हालांकि हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ है,
लेकिन लॉस भी हमें को नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जितना भी कॉस्ट था वो रिकवर हो चुका है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है आपको, लेकिन साथ में लॉस भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास में लिखा जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है वेर कंपनी या फिर फर्म कह सकते हैं, ठीक है, कंपनी या फिर फर्म कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इस सेल से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन साथ में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, लॉस भी तो हमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, हालांकि हमें कोई लॉस भी नहीं होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट और अर्निंग दोनों एक है, एक जैसी होती है, ठीक है। जितनी भी हमने अर्निंग करी, जैसे कि एग्जांपल में 5 लाख की अभी तक अर्निंग करी है, हमारा टोटल कॉस्ट भी 5 लाख था, तो यहाँ पे अर्निंग और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होता है, इसे ही हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट से 1 यूनिट आप बेचेंगे ज़्यादा, तो वो क्या होगा, पूरे का पूरा प्रॉफिट, ठीक है। मान लीजिए नाउ कंपनी सेल, नाउ कंपनी सेल 10 यूनिट्स मोर, ठीक है, 10 यूनिट और ज़्यादा बेच दिए, ठीक है, 8,000 तो पहले ही बेचे थे, 5 लाख उससे कमा लिया, 10 यूनिट्स मोर, ठीक है। नाउ आपके पास में कंपनी ने कितना सेल कर दिया है, 10 यूनिट ज़्यादा सेल कर दिया। अब यहाँ पे समझिएगा, हमने 10 यूनिट ज़्यादा बेचे, ठीक है, तो टोटल हमने कमाई कितनी करी, सेल से हमने कमाई करी, टोटल सेल कितनी करी है, टोटल सेल हमने करी 8,000 यूनिट तो पहले ही बेचे थे, 10 यूनिट और बेच दिए, तो यहाँ पे आपका बन जाता है 8,010 यूनिट्स, ठीक है। और ये किसके हिसाब से, कितने के हिसाब से बेचे, 62.5 के हिसाब से। तो इसका टोटल जो यहाँ पे सेल अमाउंट है वो कितना है, 8,010 इंटू 62.5, तो यह आपका आ जाएगा 5,0625 रुपीज़, ठीक है। यह आपका सेल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, यह आपका टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ओके। और आपका टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट आपका कितना है, ₹5,00,000, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर जाके जो भी आप कमा रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर जाके जो भी आप कमा रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर जाके कितना कमाया सर, 625, ये है आपका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं कहूँ, ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ही खत्म होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टार्ट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि आपका 5 लाख था ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपका प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों एक जैसे थे, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है जहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट खत्म होता है उसके ऊपर जितना भी जा रहा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर समझ आई तो ठीक है, वरना हमें सिंपली याद रखना होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अगर सिंपली ये दो फॉर्मूलेज आपको याद है, उसकी एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, ठीक है, या फिर समझ ही नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो मोर देन सफिशिएंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। और एक चीज़ याद रखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल, ठीक है, ये टोटल सेल ही निकल के आता है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखें, तो अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, यहाँ पे अगर देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट इज रुपीज़
ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मैंने क्या कहा सर, टोटल कॉस्ट जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जितना भी टोटल कॉस्ट है कंपनी का वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। टोटल कॉस्ट कंपनी का कितना है, 5 लाख, 5 लाख आपका टोटल ब्रेक इवन पॉइंट है। टोटल कॉस्ट मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और फिर आपके पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रुपीज़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 625, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो आपको सेल ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5,625, ठीक है। इन दोनों का टोटल करने से आपको क्या मिलता है, सेल्स ही मिलता है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ और आपके पास में ये चीज़, ठीक है, लीजिए। तो सेल और आपका जो ये टोटल है वही सेल अमाउंट आपके पास में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल के साथ हमने ये समझ लिया है। बेसिकली ये नॉलेज आपको ऑप्शनल है, समझ आए तो भी ठीक है, ना समझ आए तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपके पास में क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते, इतनी चीज़ें बेसिक में कवर होती थी। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा लीवरेज, ठीक है। देखिए लीवरेज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ बेसिक में आपकी कवर होती थी, अब यहाँ पे लीवरेज स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखिए आपके पास में इस चैप्टर के अंदर 3 तरीके के लीवरेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 3 तरीके के लीवरेज होते हैं। देयर इज 3 टाइप ऑफ लीवरेज, देयर इज 3 टाइप ऑफ लीवरेज, ठीक है। 3 टाइप के लीवरेज आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। 3 टाइप के लीवरेज आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला लीवरेज आता है ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट होता है आपका फाइनेंशियल लीवरेज और थर्ड आपका होता है कंबाइंड लीवरेज। अब सबसे पहले लीवरेज का मतलब समझते हैं, इसके बाद हम ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज पे जाएंगे। लीवरेज का मतलब क्या होता है, देखिए लीवरेज का मतलब होता है कि ये आपको दिखाता है, क्या चीज़ दिखाता है सर, लीवरेज आपको शो करता है चेंजेस, इन्फ्लुएंस, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस मतलब कि चेंजेस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। मतलब कि एक वेरिएबल में चेंज कर होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा ये आपको शो करता है लीवरेज, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपको मैं कहूँ कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो पहले 5 लाख था, अब 6 लाख हो गया। तो इसकी वजह से ईबीटी हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या फ़र्क पड़ा, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ फिक्स कॉस्ट हमारा जो है पहले 5 लाख था, अब 2 लाख हो चुका। तो इसकी वजह से हमारा ईबीआईटी में कितना फ़र्क पड़ेगा, टैक्स में कितना फ़र्क पड़ेगा, अर्निंग आफ्टर जो आपके पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी में कितना फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को चेंज दिखाना, ठीक है, कितना परसेंट चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाना मतलब कि लीवरेज, ठीक है। लीवरेज बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके के चेंजेस दिखाता है, एक ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, एक फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंशियल मतलब कि जो इंटरेस्ट वगैरह होता है ये फाइनेंशियल चीज़ें हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, वेरिएबल्स, फिक्स कॉस्ट, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और कंबाइंड लीवरेज और कुछ नहीं, कंबाइंड लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेशन इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, इसका मतलब होता है आपके पास में कंबाइंड लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब मैंने क्या कहा, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड सारे खर्चे, जैसे कि सेल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, ये आपके ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेल से लेके अगर मैं कहूँ, यहाँ पे सेल से लेके मैं कहूँ जो ईबीआईटी है आपका, ठीक है, जो आप कॉस्ट अकाउंट में पढ़ के आते हैं,
ठीक है, कॉस्ट अकाउंट में पढ़ते हैं आप, ये मार्जिनल कॉस्टिंग नाम के चैप्टर में ये चीज़ आप पढ़ते हैं। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, ये चीज़ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग लीवरेज में कहूँ, ऑपरेटिंग लीवरेज शो करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज है। ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी चीज़ें कवर करता है, ऑपरेटिंग लीवरेज की सीमा कितनी है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज की सीमा है सेल से लेके ईबीआईटी तक। ठीक है, जो आप ये कॉस्ट अकाउंट में जितनी चीज़ें पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंट तक यहाँ पे सीमित रहता है, इससे आगे तो आई थिंक नहीं जाता है, तो यहाँ तक आपको पढ़ना होता है। तो जो कॉस्ट अकाउंट में पढ़ते हैं वो ऑपरेटिंग लीवरेज वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब ईबीआईटी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ईबीआईटी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ईबीआईटी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक सर, ईएटी तक, अर्निंग आफ्टर टैक्स तक। ठीक है, ये चीज़ आपका कवर करता है क्या, ये चीज़ आपका कवर करता है फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, ये चीज़ आपका फाइनेंशियल लीवरेज कवर करता है। ठीक है, ये चीज़ आपके फाइनेंशियल लीवरेज कवर करते हैं। ठीक है, लीजिए, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो सेल से रिलेटेड आपका जो ऑपरेशन का पार्ट, ठीक है, सेल ये आपका ऑपरेटिंग पार्ट है, सेल करना, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, उसका फिक्स कॉस्ट, ये आपका ऑपरेशन डेली का काम है। ठीक है, तो डेली का जो काम है वो ऑपरेटिंग लीवरेज में आएगा। लेकिन जो यहाँ पे डेप्थ लेना, ये आपका डेली का काम या फिर आपका बिजनेस नहीं है, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल लीवरेज का पार्ट है। ठीक है, बेसिकली आपको ये समझ में आता है कि इंटरेस्ट वगैरह वो हमारी फाइनेंसिंग की चीज़ें हैं। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर केस फ्लो आपका AS3, ठीक है, वहाँ पे पढ़ के आते हैं केस फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको समझ में आता है कि इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है सर, फाइनेंशियल चीज़ें। तो ये जो फाइनेंशियल चीज़ें वो फाइनेंशियल लीवरेज में आएगी। तो फाइनेंशियल चीज़ में मैं यहाँ पे कह दूँ कि दो ही चीज़ें मेन है, इंटरेस्ट और टैक्स, ये फाइनेंशियल में जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेल वगैरह जो है वो ऑपरेशन में जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का इनटू कर दे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज कोई सेपरेट पॉइंट नहीं है, कंबाइंड लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो हमें यहाँ पे यहाँ तक कवर करना होता है। तो एक एक करके हम इसका यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास में तीन जो है लीवरेज होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का हम यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, थोड़ा सा वर्क है इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। ठीक है, तो 3-4 पेज में तो ये पूरे नोट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इतना आप कर लीजिए कवर।